दोस्तों, आए दिन इस दुनिया में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कई वर्षों तक उनका छाप नहीं मिटता है। दोस्तों, आज की कहानी उसी एक महिला की है जिसकी पहचान डाकू महिला फूलन देवी से कम नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ तक कि उस महिला को पकड़ने के लिए जो पुलिस होती है, कई बार उसकी काम जो होते हैं नाकाम होते हैं। कई बार उसकी जो पकड़ने की जो सिलसिला होती है वह व्यर्थ होती है। आज की कहानी उसी महिला की है जिसकी कहानी सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है इटावा। बात कर रहा हूँ 24 मई 1984 को इस गांव में 3 ठाकुरों की हत्याएं कर दी जाती हैं। एक डकैत अपने जुड़े सदस्य की टीमों से पूछताछ करती है कि ये हत्याएं किसने की है। तभी एक डकैत महिला लाला राम से एक टास्क लेती है कि मुझे आप एक टास्क दीजिए, मैं आपको उन डकैतों के बारे में आपको पता करके बता देती हूँ। इसके बाद लाला राम से वह महिला टास्क पूरा करने के लिए एक टास्क लेती है। टास्क लेने के बाद उस टास्क को पूरा करने के लिए एक नई टीम की गठित करती है और नई टीम की गठित करने के बाद वह मयस्ता गाँव में पहुँच जाती है। और जैसे ही वो महिला डाकू मेस्ता गांव में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद जो गांव के सभी लोग होते हैं वह घबराने लगते हैं, भागने लगते हैं और दौड़ने लगते हैं। और तभी जो गांव की जो कुछ महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही डर रही होती हैं। तो जो महिला डाकू होती है अपने इस टीम के सदस्य द्वारा एक संदेश भेजती है कि जो गांव के जितने भी लोग हैं उनसे कह दीजिए वो मुझसे घबराएं नहीं, मैं उनके साथ कुछ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इस गांव में ये पता करने आई हूँ कि वह कौन सा शख्स है जो इस गांव से जाकर मेरे गांव में 3 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। फिर वह कहती है कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। दोस्तों, इसके बाद जो लोग होते हैं फिर भी जो है इसकी बात नहीं मानते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब इधर उधर भागने लगते हैं तो अपने गिरोह को कहकर सभी लोगों को एक लाइन में खड़ी करवा देती है। और जितने लोग लाइन में खड़े होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह 20 के आसपास होती है। इसके बाद दोस्तों होता ये है, जो महिला डाकू होती है उसके हाथ में स्टेन गन होता है और जो सभी लोग होते हैं उनके हाथ में हथियार होता है, औजार होता है इसके साथियों के साथ। और तभी वह महिला डाकू जो होती है अपने साथियों को आवाज़ देती है, गोली चलाओ। जैसी इसकी गोली चलाने की जो आवाज़ होती है तो सभी लोग सुनते हैं, इधर उधर मौका पाकर भागने लगते हैं। और जैसे ही वह मौका पाकर भागने लगते हैं तो जो डाकुओं की जो महिला होती है, जो डाकुओं की सरदार जो महिला होती है, वह जो है गोली चलाने का आदेश ताबड़तोड़ दे देती है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 20 लोगों की घटनास्थल भी मौत हो जाती है। घटनास्थल पर जितने लोगों की मौत होती है वह तुरंत उन लोगों की तुरंत अपनी प्राण जो है त्याग देते हैं। उसमें मरने वालों की जो संख्या होती है, बुजुर्ग, महिला, बच्चे और तमाम लोग शामिल होते हैं। इसके बाद जो ये महिला होती है इसकी आग जो होती है वह समा नहीं रहती होती, वह उसकी समा नहीं रही थी। इसके बाद वह क्या करती है, कई लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करने के बाद उस लकड़ी में वह आग लगाती है। उस लकड़ी में आग लगाने के बाद उसमें से एक लकड़ी निकाल कर अपने घोड़े पर चढ़ जाती है और अपने घोड़े पर चढ़ जाने के बाद वह गांव में सभी घरों में जाकर वह आग लगा देती है और आग लगाने के बाद सभी घरों को वह जला देती है। वह जब सभी घरों को जला रही होती है उसमें से 2 महिलाएं और एक बच्चे और एक जानवरों की जो हाथ होते हैं वह बंधे रहते हैं और वे बेजुबान मारे जाते हैं। और दोस्तों, जब इस गांव में वह आग लगा रही होती है तो गांव के सभी लोग होते हैं वह अपने दरवाजे बंद करके उसे देख रहे होते हैं। कोई अपनी जान बचा रहा होता है, कोई जंगल में भाग रहा होता है, कोई जंगल में छिप रहा होता है, कोई इस गांव से उस गांव में भाग रहा होता है। ये इस सिलसिला जो होता है उस गांव में कम से कम कई घंटों तक चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाते हैं, सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जो डाकू महिला होती है इस गांव से वह वापस लौट जाती है। इसके बाद इसकी खबर उत्तर प्रदेश कल मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा के पास पहुंचता है और देखते देखते ये जो मामला होता है उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास भी पहुंच जाता है। दोस्तों, जो उस गांव में सभी लोग मारे जाते हैं वो मारने वाला एक ही समाज का होता है, एक ही जात का होता है। कुछ लोग उसे नाइक कहते हैं तो कुछ लोग उसे केवट कहते हैं, कुछ लोग उसे नागर कहते हैं तो कुछ लोग उसे निषाद कहते हैं और कुछ लोग उसे मल्लाह कहते हैं। अब दोस्तों, जितने भी मल्लाहों की जो जान गई थी, बस सभी लोगों को जान गई थी, तो उस समय यूपी में बहुत ये जो मामला था बहुत उस समय जोरों के साथ वह ऊपर बढ़ रहा होता है।
और सभी लोगों के जुबान पर बस एक ही नाम आता है कि मारने वाली का जो नाम होता है उसका नाम कुसुमा नाइक होता है। और दोस्तों जो कुसुमा नाइक होती है उसका जन्म उत्तर प्रदेश के टेकारी में 1964 में हुआ था। और जो कुसुमा नाइक होती थी उसके पिता जो है ग्राम प्रधान के साथ साथ राशन भी बांटा करते थे। उस समय जो कुसुमा नाइक होती है कक्षा 3 में पढ़ती थी और कक्षा 3 में पढ़ने के दौरान ही उसी गांव का एक माधव मल्लाह होता है, उससे जो है उसकी प्यार हो जाता है। और जब उसकी प्यार हो जाती है तो इन दोनों का जो प्यार का सिलसिला होता है वह 4 साल तक लगातार चलता रहता है और किसी को कानों कान तक भनक नहीं पड़ती है। और दोस्तों देखती देखते इन दोनों की दोस्ती थी वह जो है एकदम प्यार में बदल गई थी। आप यूँ कह लीजिए कि एक जिस्म एक जान हो गई थी, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। जो कुसुमा नाइक थी इसके घर में कोई भी सामान की कमी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसे सुविधाएं नहीं मिली हों। लेकिन ये दोनों माधव मल्लाह कुसुमा नाइक एक प्लान बनाते हैं, हम लोगों का जो प्यार है ऐसे नहीं चल पाएगा, हम लोगों को कहीं चलकर भाग जाना चाहिए। दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद ये दोनों घर से भाग जाते हैं। जिस समय इनकी लड़की जो भाग रही होती है तो इसके पिता ग्राम प्रधान के साथ राशन बांट रहे होते हैं। और जैसे ही वह घर पहुंचते हैं तो कहीं उन्हें पता चलता है कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। वो सोचते हैं कि हमारी बेटी इस समय कहाँ जा सकती है। और दोस्तों जैसे ही वह दिमाग लगाते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई है तो गांव में वह ढूंढने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। तभी गांव का एक शख्स बताता है कि आपके बेटी का जो इक्स है वह इसी गांव के माधव मल्लाह के साथ चल रहा होता है। जैसे ही इतनी बात समझते हैं, जो पुलिस होती है इस मामला को गंभीरता में लेते हुए जो माधव मल्लाह होता है और कुसुमा नाइक होती हैं उससे दिल्ली से पकड़कर उसके गाँव लेकर आती है। अब दोस्तों जो इनकी बेटी जो घर से भाग गई जी अब दोस्तों जो इनकी बेटी घर से भाग गई थी, अब इनकी जो गांव में काफ़ी बदनामी होती है, काफ़ी समाज में इनकी बेइज्जती होती है। अब दोस्तों इसके बाद जो कुसुमा नाइक के पिताजी होते हैं वह क्या करते हैं, एक बगल का एक लड़का होता है जिसका नाम केदार नाइक होता है। केदार नाइक के साथ अपनी बेटी की जो शादी होती है ज़बरदस्ती उसके साथ करा देते हैं। अब बेटी जो होती है उसके साथ रहने लगती है, अपनी जीवन जो थी वह व्यतीत करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो उसके पिता होते हैं अपनी बेटी की बदला लेने के लिए माधव मल्लाह के साथ कुछ केस जो होते हैं पुलिस केस बनवाकर इसको 3 साल के लिए उस जेल में सलाखों के पीछे डलवा देते हैं और वह 3 साल तक जेल की सज़ा जो होता है वह काट रहा होता है। जब माधव मल्लाह 3 साल की सज़ा काट कर अपने गाँव पहुँचता है तो गाँव पहुँचने के बाद उसी गाँव का एक विक्रम गैंग का डाकू होता है, उससे मिलता है और मिलने के बाद अपनी सारी कहानी को वह बताने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद जो विक्रम डाकू होता है वो सारी कहानी पूछने का प्रयास करता है तो माधव मल्लाह बताते हैं कि मैं उसी गांव की एक कुसुमा नाइक होती है जो कि मेरी बिरादरी की लड़की होती है। मैं उससे प्यार करता था उससे बहुत ज़्यादा चाहता था, लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं वह मुझसे शादी न करके वह दूसरे गाँव के एक केदार नाइक से उससे शादी कर देते हैं। और उसके बाद वह कहता है कि मुझे यह लड़की किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर मुझे कुसुमा नाइक चाहिए तो चाहिए। इसके बाद विक्रम गैंग के लोग और कुछ डाकू जो है और माधव मल्लाह उसी गांव में पहुंच जाते हैं और उसी गांव में पहुंचने के बाद जो कुसुमा नाइक होते हैं कुसुमा नाइक को वहां से उठा लेते हैं और उठा लेने के बाद जो केदार नाइक होता है उसे बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं। दोस्तों यहाँ पर केदार नाइक का कोई कसूर नहीं था क्योंकि उसकी शादी वहाँ पर स्वयं की गई थी, वहाँ पर उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। अब दोस्तों इसके बाद जो कुसुमा नाइक होते हैं उसको वहाँ से उठाकर विक्रम गैंग के जो लोग होते हैं अपने इस गैंग में शामिल कर लेते हैं। उसी गैंग में एक डाकू महिला होती है जिसका नाम फूलन देवी भी उसमें शामिल होती है। अब दोस्तों जो कुसुमा नाइक होती है वो विक्रम गैंग के सभी सरदारों की वो कपड़ा साफ करती थी, सभी की खाना बनाती थी, सभी की बर्तन मांजती थी, सभी की देख रेख करती थी। इसकी इस गुलामी को माधव मल्लाह भी कुछ नहीं कर पाता था। इसके बाद जो फूलन देवी होती हैं उस कुसुमा नाइक को एक टास्क देती हैं पूर्ण करने के लिए कि हमारे गांव में 3 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, तुम लाला राम की गैंग में जाकर शामिल हो जाओ और पता करो कि वो 3 लोग जो हैं वो कौन थे जो किसने हत्या की थी। इसके बाद जो कुसुमा नाइक होती है उसको भी मालूम चल गया था कि अगर मैं इस गैंग में रहूंगी तो मुझे ये जो विक्रम गैंग के लोग हैं मुझे मार देंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों देखते देखते जो मामला था बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है।
इसके बाद जो कुसुमा नाइक होती हैं वो लाला राम के गैंग में शामिल हो जाती हैं। लाला राम के गैंग में शामिल होती हैं। इसके बाद 26 मई 1984 को उसमें 3 ठाकुरों की गोली मारकर हत्या कर जाती है। और कुसुमा नाइक जो होती हैं उस हत्या का पता करने के लिए गांव में सभी लोगों से पूछती हैं, तो गांव के सभी लोग बताते हैं कि 2-4 लोग आए थे, गोली मारकर हत्या कर दिए और नाव पर बैठकर इस पार से उस पार चले गए। इसके बाद जो कुसुमा नाइक होती है गांव में पहुंचती है। गांव में पहुंचने के बाद सभी लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार देती है और गोली मारने के बाद सभी लोगों की जो घर थे वह जला देती है। सभी लोगों के घर जब वो जला देती है, घर जलाने के बाद उसमें से बहादुर मल्लाह और संतोष मल्लाह की जो आंखें होती है वह निकाल कर जिंदा रख लेती है और कहती है अगर कोई अगर आए तो बता देना कि ये जो कांड किया है वह कुसुमा नाइक नहीं किया है। इसके बाद जो कुसुमा नाइक होती है वह लाला राम से प्रेम करती थी, उसके साथ उसका जो कुछ रिलेशन भी उसके साथ चलता रहता था। और दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है, लाला राम एक दिन कुसुमा नाइक की माँ को कुछ अशब्द कहता है। अब कुछ अशब्द कहने के बाद जो कुसुमा नाइक होती हैं वो उनमें काफ़ी गुस्सा आ जाता है, उसे मारने की प्लान बनाती हैं। लेकिन कुछ देर वह ठहरती हैं, कुछ समझती हैं। वो कहती हैं तुमने मुझे आज इतनी बड़ी पहचान दी है, तुम्हें तो मारूंगी नहीं लेकिन मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। और दोस्तों 10 साल की जो दोस्ती हुई थी वह कुछ पलों में वह अलग हो जाती हैं, कुछ बिछुड़ जाती हैं। इसके बाद यहाँ से बिछड़ने के बाद श्री राम बाबा के गैंग में वह शामिल हो जाती हैं। श्री राम के बाबा के गैंग में जैसी वह शामिल होती हैं तो उस समय जो पुलिस होते हैं डाकुओं पर पहरा डाल दिए थे। पहरा डालने के दौरान जो कुसुमा नाइक होती हैं 3 ताबड़तोड़ इधर से उधर से गोलियां चलती हैं, जिसमें कुसुमा नाइक 3 पुलिस वालों की गोली मारकर वह हत्या कर देती हैं। और जैसे ही कुसुमा नाइक 3 गोली पुलिस वालों की हत्या कर देती हैं तो इनको ऊपर गंभीर मामलों में केस दर्ज कर इनके ऊपर कम से कम 200 केस दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये होता है जो कुसुमा नाइक होती हैं रिटायर्ड ईडी ऑफिसर होता है हरेंद्र आदर्श। इसके बेटे को ये जो है ये पकड़ लेती हैं और पकड़ करने के बाद उसे किडनैप कर लेती हैं। किडनैप करने के बाद उसे जंगल में लेकर आती हैं, उसे वहाँ पर बांध देती हैं। इसके बाद जो वहाँ पर ईडी अधिकारी होता है उसको सूचना देती हैं कि आपका जो बेटा है, आपके बेटे को मैं गिरफ्तार की हूँ, मैं अपने किडनैप की हूँ। अगर आपने अपने बेटे को आप बचाना चाहते हो तो आप 50 लाख रुपए लेकर हमारे पास फौरन पहुँच जाओ। और दोस्तों जो ईडी रिटायर्ड अधिकारी होता है वह 50 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाता है, जिसके चलते कुसुमा नाइक जो होती हैं उसकी कई टुकड़ों में हत्या कर देती है। और देखते ही देखते इसकी जो मामला था बहुत तेजी के साथ बहुत जोरों के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद श्री राम जो बाबा डकैत होते हैं वह कहते हैं कि आप मेरी गैंग से हट जाओ, अपने आप को सरेंडर कर लो, नहीं तो आप हमारे अपने साथ साथ मुझको भी जान से आप बर्बाद होगी। तो वह उसका बस एक ही जिद था कि मैं अगर सरेंडर करूंगी तो मैं सिर्फ मुलायम सिंह यादव के सामने ही अपने आप को सरेंडर करूंगी। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के सामने वह अपने आप को सरेंडर करती है और जेल की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट रही होती है। दोस्तों कुसुमा नाइक की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।